अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, मौसम काफ़ी हद तक जो है बदल चुका है, काफ़ी ठंड हो चुकी है, लेकिन सियासत की अगर बात की जाए तो उसमें गर्मा गर्मी हम अक्सर देखते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध की सियासत की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी कहा जाए, गर्मा गर्मी कहा जाए, वो आजकल हमें देखने में नज़र आ रही है। चाहे वो पेशावर जलसे में बिलावल भुट्टो साहब का खिताब हो NA 133 के बाद, उस इलेक्शन के बाद जरदारी साहब की जानिब से जो गुफ्तगू की गई अपने रहनुमाओं से या अपने कारकुनान से, वो गुफ्तगू हो, या फिर जो सिंध का बल्दियाती कानून है वो मंजूर होने के बाद जो तेज़ी हम देख रहे हैं, उसने काफ़ी जो जमातें हैं इस वक्त सिंध में ऑपोजिशन में, उनकी जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है, उन्होंने ये कह दिया कि वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर जिस तरह की बातें उन्होंने की, या उससे पहले सिंध असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर वज़ीर आला सिंध की जानिब से जिस तरह की बातें की गई, इन सब को बुनियाद बनाकर जो अब अपोजिशन जमातें हैं सिंध की ख़ास तौर पर, वो कह रही हैं कि हम तैयार हैं सड़कों पर आने के लिए, एहतजाज करने के लिए, और अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो हम हड़ताल करेंगे, एहतजाज करेंगे, रैलियां निकालेंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला आज का हमारा टॉपिक ये होगा। इसके साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को कह दिया है कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। अब ये उनकी ज़ाती राय है या फिर उन्होंने पार्टी फैसले के बाद इसका ऐलान किया है, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये कहते हैं कि उनको 100% यकीन है कि मरियम नवाज़ साहिबा को अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा और वो अहल होंगी नेक्स्ट इलेक्शन के लिए भी, और फिर वो वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार होंगी। अब इतने कॉन्फिडेंट वो कैसे हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनको रिलीफ मिल जाएगा। बहरहाल जो दीगर जमातें उनकी जानिब से कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर PTI ये कह रही है कि इस जमात के अंदर जो तकसीम है वो वाज़ेह हो गई है कि एक हल्का जो है वो शहबाज शरीफ साहब के साथ है और एक हल्का जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा के साथ है। दूसरा हमारा आज का टॉपिक ये होगा। इसके साथ साथ जी, बनी गाला का खर्चा कौन उठाता है, ये बात किसने की है और वाकई में ये सच है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। और क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी या नहीं, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर सिंध असम्बली, ये आज हमारे साथ मौजूद होंगे। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं और MNA हैं मुस्लिम लीग नून के, और रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर ताज हैदर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम करूँगी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ताज हैदर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी हमारे शो का। ठीक है, वो आज हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, तो हम फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं उनसे आगाज़ कर लेते हैं। फिरदौस साहब, एक बल्दियाती कानून जो है वो असम्बली में पेश किया गया, उस पर एहतजाज हुआ, जिसके बाद पीपल्स पार्टी वापस लेके गई और ये कहा कि जब तक तमाम जमातों की तजावीज़ नहीं आती, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हम दूर नहीं करते, तब तक हम इसको नहीं लेकर आएंगे। फिर गवर्नर से मुलाकात हुई वज़ीर आला सिंध की, उन्होंने अपनी तजावीज़ बताई और दोबारा से इसको पेश किया गया सिंध असम्बली में और मंजूर भी हो गया। दूसरा ये तरमीमी बिल जो असम्बली में पेश किया गया था। अब सिंध असम्बली में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो ये कहती है कि हमने सबसे मुशावरत की थी और सबकी तजावीज़ को ऐड करके हमने ये बिल मंजूर किया है, उसके बाद भी अब एहतजाज किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए सर कि आपके मुतालबात थे क्या, और क्या इस बिल के अंदर उनको ऐड किया गया, आपकी तजावीज़ को माना गया था? पहली चीज तो ये है कि लेट्स गेट द फैक्ट्स स्ट्रेट। गवर्नर के पास राइट है, वो सिर्फ उस हद तक है कि जो बिल उनके पास आए उस बिल के अंदर जो चीजें वो समझते हैं सही नहीं है उसकी निशानदेही कर देता है। हम पार्टीज जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज कह रहे हैं। हम कह रहे हैं हम 2013 के कानून को भी रिजेक्ट करते हैं और उसके अमेंडमेंट्स को भी रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि 2013 का ये कानून और उसके अमेंडमेंट्स आइन की जो रूह है आर्टिकल 140A उसके मुताबिक नहीं है। आर्टिकल 140A क्या कहता है? आर्टिकल 140A बड़े खुले अल्फाज में कहता है कि द प्रोविंसेस विल फॉर्म अ थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट व्हिच इज फुल्ली एम्पावर्ड फाइनेंशियली, पॉलिटिकली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली। जी, अब ये आप इसको एनालाइज कर लीजिए कि जी, पहली चीज कि सेक्रेटरी लोकल बॉडी इसको डिसमिस कर सकता है, इस बॉडी को, ये किधर से एम्पावर हुई। दूसरी चीज, इसका टेन्योर जब खत्म होगा तो कितने दिन में इलेक्शन होगा वो कॉल्ड आउट नहीं है। ये 2013 का कानून है जिसके तहत मियाद पूरी हो गई और आज तक इलेक्शन नहीं हुआ।
इसकी भी कोई तारीख नहीं आई। इसी चीज सिंध गवर्नमेंट जिस वक्त चाहे शेड्यूल्स के जरिए जो इख्तियारात हैं वो कम और ज्यादा कर सकती है कि किस चीज पे टैक्स लग सकता है, किस चीज पे नहीं लग सकता, कौन सी चीज इसके अंदर होगी, कौन सी चीज बाहर होगी। यानी वो उस तरीके से भी एम्पावर्ड नहीं। चौथी चीज, इन्होंने ओरिजिनली मैसेज ये किया, जो पहला कानून था जो बाद में उन्होंने तब्दील किया कि वो शख्स जिसको इलेक्ट भी नहीं हुआ हो वो भी मेयर बन सकता है, वो भी चेयरमैन बन सकता है, वो भी नाजिम बन सकता है, वो भी सीक्रेट बैलेट से। जमहूरियत की रूह को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई थी। इन्होंने प्रेशर में आके वो तो तब्दील कर दिया, लेकिन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट किधर है? पीएफसी अवार्ड का कोई फार्मूला तय किया ही नहीं है। 2007 से लेके आज 2021 के पहुंचे कोई अवार्ड नहीं गया है। ये सारे शहर जो हैं दुनिया में कोई, ये तो कहते हैं ना केपी, पंजाब और इस्लामाबाद से बेहतर कानून है। हम कहते हैं बैठ जाइए, साबित कर दीजिए। चलिए छोड़िए, आप किसी और मुल्क के लोगों को बुला के कह दें कि जनाब ये कानून कहीं से भी किसी लोकल बॉडी गवर्नमेंट के कानून से मिलता है? दुनिया में तमाम मेगा सिटीज का जो कानून है उसके अंदर इलेक्टेड मेयर होता है, चाहे वो दिल्ली ले ले, मुंबई ले ले, न्यूयॉर्क ले ले, शिकागो। ये तो मान लिया ना उन्होंने आपका ये वाला मुतालबा तो मान लिया? नहीं, डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर की बात कर रहा हूँ। सही, डायरेक्टली इलेक्टेड मेयर होता है। ठीक है। ये आप सादिक साहब जो हैं वो किसी काउंसलर्स के या बरोच के इलेक्टेड लोगों के वोट से नहीं आए, पूरा लंदन उनके लिए वोट करता है। न्यूयॉर्क के मेयर के लिए पूरा न्यूयॉर्क सिटी वोट करती है, शिकागो के मेयर के लिए पूरी शिकागो सिटी वोट करती है। और पंजाब में भी जो बल्दियाती निजाम ला रहा है उसके, और केपी में दोनों में मेयर हजरात के लिए पूरी उनकी इलेक्टोरेट वोट कर रही है। नो इनडायरेक्ट इलेक्शन। यानी इसके अंदर जो इन्होंने तरमीम की भी है वो डायरेक्ट इलेक्शन के लिए नहीं की कि डायरेक्ट मेयर होगा जो डायरेक्ट इलेक्शन के बाद आएगा। अच्छा, वो नहीं की गई, यानी आपका ये मुतालबा नहीं माना गया। लेकिन शो ऑफ हैंड की बात की गई थी। वो कहते हैं कि हमसे कहा गया कि शो ऑफ हैंड के जरिए मेयर का इंतखाब हो, वो भी हमने मान लिया। आपके मुतालबात जो हैं बेसिकली थे क्या? पाकिस्तान तरीके साहब के एपीसी भी जो हुई थी एमपीएम की, पहला मुतालबा ये कि इसका जो टेन्योर है और इसका जो री इलेक्शन है वो उसी तरह होने चाहिए जिस तरह कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली का होता है, कि जब उसकी मियाद पूरी होती है तो 60 दिन के अंदर, और अगर डिसॉल्व होती है तो 90 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन कराना लाजिम मंजूर है। पहला मुतालबा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो सर्विसेज या जो इख्तियारात सिर्फ उस इलाके के हैं वो उस इलाके तक ही महदूद रखे जाए। समझाने के लिए आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि सिर्फ उस शहर में ऑपरेट करता है, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम मेयर के नीचे होना चाहिए। अच्छा, एक पार्क है जो सिर्फ उस इलाके को सर्व करता है, वो उस यूपी के अंडर होना चाहिए। एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जो कि सिर्फ उस इलाके के बच्चों को सर्व करता है, वो भी यूसी के अंडर होना चाहिए। एक सेकेंडरी स्कूल है जो 2 या 3 यूसीज को सर्व करता है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के नीचे आ जाए या म्युनिसिपल कमेटी के नीचे आ जाए। जो जितनी जगह है, लेकिन हर चीज पे ये जी कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कि सिर्फ कराची के अंदर नक्शे अप्रूव करती है, वो सूबाई हुकूमत के नीचे क्यों आए? उसका नाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल क्यों करके उसको सिंध गवर्नमेंट के नीचे कर दिया जाए? अच्छा, इसका जवाब फिरदौस शमीम नकवी साहब वो ये देते हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा, के जिस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब मेयर थे उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड थे और उन्होंने वहाँ पर गैर कानूनी काम किए, इसलिए हमने इस कंट्रोल सिस्टम को रखा है कि ये जो कराची के किंग बने हुए थे इनसे थोड़ी सी ज़रा इख्तियारात जो हैं इनको जवाबदेह बनाया जाए। इसका जवाब वो ये देते हैं, यही वाहिद तरीका है। पहली चीज का इसके लिए यही वाहिद तरीका है। दूसरी चीज ये, इन्हीं तो पहले टाउन सिस्टम भी रिजेक्ट कर दिया था, डिस्ट्रिक्ट्स लेके आए थे, अब जो चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है इससे कि उन्होंने कराची का कीमा करना था। उन्हें पता था कि कराची के अंदर उन्होंने बंदरबाट करनी है, वो कराची के 28 टाउन बना देंगे, 25 से 28 टाउन, और फिर कहेंगे कि देखिए 30% टाउन तो हमारे पास है, 20% टाउन तो हमारे पास है, और वो उस बंटवारे में
अपने आप को जरा ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। बहरहाल इसके उनकी अलावा जानिब और से ये कहा जा रहा है कि हमने तो पहले से ज्यादा एम्पावर कर दिया है जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं किस या तरीके मेयर से हैं देखिए, उनको, उनकी जानिब से ये कहा जाता है। खेलदार साहब, सिंध की तमाम बड़ी जो सियासी जमातें हैं जो अपोजिशन में हैं उनकी जानिब से अब कहा जा रहा है कि वो एहतजाज करेंगी। आप भी शामिल थे APC में जो MKM की तरफ से बुलाई गई थी, आपकी जमात भी शामिल थी, तो क्या नून लीग भी शामिल होगी इन एहतजाज में अपोजिशन के साथ? बिल्कुल आयशा, हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो MKM ने बुलाई थी, हम टोकन के तौर पे उधर गए थे, उनकी बातें सुनी और हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी उसके सामने रखा और हमने कहा कि हम मुशावरत करके पार्टी के अंदर फिर कोई लाएमल बनाएंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन भी हमारी पार्टी के सदर शाह मोहम्मद शाह और मिफ्ता इस्माइल ज़ुबैर साहब मौजूद थे, उसके घर पे आया था। उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब कानून साजी कर दी उसके बाद आके रखी। उनसे भी हमने ये बात की कि हम अपना लाएमल आपको बताएंगे और हम भी इस पर गौर विचार कर रहे हैं। बात मेरी ज़ाती में पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता दूं, देखें ये जो इस बल्दियाती एक्ट जो आया है उसके तो तहफ़्फ़ुज़ात या उसके मामलात वो तो एक अलग जगह है, उसकी अपनी अहमियत है और उस पर बात करूँगा। मगर जो उस पर सियासत शुरू हो गई है MQM की तरफ से, पूरे शहर में पोस्टर लगाए जाते हैं, देही सिंध, शहरी सिंध, एक नफरत अंगेज पोस्टर लगाए गए हैं या जो नफरत अंगेज बातें की गई। उसके बाद चीफ मिनिस्टर सिंध ने असेंबली के फ्लोर पे जो तकरीर की उसका जवाब दिया या उस पर जो तनकीद किया, जो बहुत एक बड़ा मतलब जो उसका स्टेटमेंट था, तो मैं समझता हूँ जो MQM वाले हैं वो मुहाजिर कार्ड खेलते हैं और पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलता है। इस सारे इन दोनों कार्ड में ये अपने वोटर को मतवजा करना चाहते हैं, अपने जो वोट उसका जिसमें उसमें कमी आई है वो उसको बहाल करना चाहते हैं, कारकर्दगी कहीं पे भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ एक हसास मामलात है, इस पे आप इतना पॉलिटिक्स ना करें। आप एक इस सूबे की कराची से लेकर कश्मीर तक एक उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ें। ये नहीं हो रहा है, मगर ये हमेशा होता है, आज की बात नहीं। ये पीपल्स पार्टी MQM को ये वारा खाती है ये सियासत कि वो शहरों में एक बात करे वो दूसरी बात करे पीपल्स पार्टी। तो इससे मैं समझता हूँ नफरतें जन्म लेती है और ये नफरतें 2013 में जब नवाज शरीफ साहब आया था उसको दफन कर दिया था। इस शहर को पुरअमन करने के लिए पीपल्स पार्टी MQM तमाम स्टेक होल्डर को बिठाया था, इवन PTI को भी, जो भी पार्टियां थी मिलकर हमने नेशनल एक्शन कराची टारगेट ऑपरेशन किया, इसको पुरअमन किया। अब ये शहर जो कराची है पानी मांगता है, ये शहर कहता है मुझे साफ अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले, मुझे हेल्थ का निज़ाम मिले, सेवरेज सिस्टम सही हो। बात ये है कि देखें, मैं जामशोरों में रहता हूं, अभी कराची में मेरा घर है। मैं देख रहा हूं कोई भी बल्दियाती निज़ाम हो वो डिलीवर नहीं कर रहा है। मैं 10-15-20 साल से देख रहा हूं, आम आदमी की तकलीफ दूर नहीं हो रही है। आप टाउन कमेटी थाना बुला खान जो हमारे गांव में है, मैं उसको देखता हूं, उसको 50 लाख रुपए महीना मिलता है, वो 50 लाख तनख्वाह में चले जाते हैं। KMC में जो पैसे आते हैं वो सारे तनख्वाहों में चले जाते हैं। जो बेड गवर्नेंस है, ये जो इजाफी बोझ है, मैं कहता हूं कि हम कराची से लेकर कश्मीर तक जो भी बल्दियाती सिस्टम है उसको मजबूत करें, उनके जराए बनाएं कि वो उनकी आमदनी भी हो। खेलदार साहब, यही तो हमने देखा है ना पिछले 4 साल। वसीम अख्तर साहब से जब भी पूछा जाता था कि वो कोई काम क्यों नहीं करते, वो कहते थे मेरे पास इख्तियारात ही नहीं है, कोई पैसे ही नहीं दिए जाते। मसला अगर इख्तियारात का है तो ये फिरदौस शमीम नकवी साहब बात की जाती है कि 2013 में ये एक्ट जो है मंजूर हुआ और उस वक्त पे सही इख्तियारात जो लिए गए थे बल्दियाती नुमाइंदों से वो 2013 में लिए गए थे, लेकिन उस वक्त तो मैं जरा फिरदौस शमीम नकवी साहब से पूछ लूं, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। खेलदार साहब, 2013 में मुझे जितना आपने मौका दिया, मुझे मैं आपके पास आती हूँ, एक सवाल मैं उनसे पूछूं फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। 2013 में पीपल्स पार्टी ने जब ये बिल पास किया था, बल्दियाती कानून पास किया था, उस वक्त MQM उनके साथ खड़ी थी। उस वक्त सही मानों में इनसे इख्तियारात लिए गए, लेकिन तब तो MQM ने एहतजाज नहीं किया। अब आकर एहतजाज उनकी जानिब से किया जा रहा है और कह रहे हैं कि हमसे सारे इख्तियारात ले लिए गए। 2016 के इंतखाबात भी इसी कानून के तहत हुए थे। 2015 के जी, 2015 जो आखिरी इंतखाबात हुए थे वो 2015 में, और 2013 में उन्हीं ने सपोर्ट किया था या नहीं किया ये तो MQM जवाब देगी। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि 2013 का मज़ाक चखने के बाद जो भी फार्मूला दिया गया वो बहुत कड़वा था और पूरा सिंध जो है
उसके लिहाज से, उस कड़वे इलाज से जो है खुश नहीं है। और इसमें ना कोई मैं शहरी बात कर रहा हूँ, जबरदस्त साहब कह रहे थे, मैं पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ। इसलिए कि सिंध का शहरी, उसका तालीम का मेयार, उसके सेहत का हाल, वहाँ बच्चों की स्टंटिंग, स्कूलों में भैंसों का बनना, असातिज़ा का टीचिंग स्टैंडर्ड, बेसिक हेल्थ यूनिट्स में कुत्ते काटने की दवा ना मिलना, सांप काटने की दवा नहीं मिलना, नर्सों का मौजूद ना होना, में मदर एंड चाइल्ड डेथ रेट, ये वो सारी चीजें हैं जो ये साबित करती है कि सिंध में बल्दियाती निजाम नाकाम हो चुका है। सड़कों का हाल देख ले, ट्रांसपोर्ट का हाल देखे, सीवरेज का देख ले। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। मैं खुद वहां पर तो रही हूँ, तो मुझे इसलिए पता है वहां पर क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। ताज हैदर साहब, करती हूँ आपको शो में। सर, वजीर आला सिंध की जानिब से बड़े सख्त बयानात दिए गए, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी इस तरह से हम कह सकते हैं कि जलती पे उसने तेल का काम किया। तो इतनी सख्त बातें आजकल पीपल्स पार्टी की जानिब से क्यों की जा रही हैं? वो इसलिए कि नर्म बातें सुनी नहीं जाती, नर्म बातें सुनी नहीं जाती ना। अच्छा, लेकिन उन्हीं लोगों के बारे में की जा रही हैं। नून लीग के बारे में भी जरदारी साहब ने या बिलावल भुट्टो साहब ने इस तरह की बातें की पहले, क्योंकि आखिर इतनी देर मार खाएंगे तो कुछ हम भी कह देंगे। मुसलसल टारगेट आप लोग कर रहे हैं। ये क्या तरीका है कि हमारा जो असेंबली ने एक बिल पास किया है वो गलत है और जो ऑर्डिनेंस 3 सूबों में पास कर दिए वो ठीक है। कौन टारगेट कर रहा है? ताज हैदर साहब, खुदा करें, कौन टारगेट कर रहा है पीपल्स पार्टी को? कौन टारगेट कर रहा है पीपल्स? नहीं, खौफ खुदा करें, इस पे बात होती है, उन ऑर्डिनेंसों पे क्यों बात नहीं होती? बिल्कुल बात होती है ताज हैदर साहब, उन ऑर्डिनेंस पे क्यों बात नहीं होती? नहीं, बिल्कुल होती है उनके ऊपर बात। ये मैंने अगला सवाल फिरदौस शमीम नकवी साहब से यही करना था कि पंजाब में ऑर्डिनेंस के जरिए बल्दियाती कानून जो है वो पास कर लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको एतराज क्यों है? आपकी जमात जो है वो बात करती है मुफाहिमत की, आपकी जमात मुफाहिमत की बात करती है, लेकिन इस बल्दियाती कानून के अंदर मुफाहिमत नहीं की गई। ऑपोजिशन जमातें ये एतराज लगाती हैं और इसकी वजह से वो एहतजाज करने के लिए तैयार है। और मैंने भी हमेशा खाकसारी से, आजिज़ी से बात की, लेकिन शायद वो सुनी नहीं जाती कहीं। उसके बाद और बातें सुनाई जाती हैं, ये हो गया, वो हो गया, तुम यूं। अरे बाबा, हम लोग इतने खराब हैं, सिंध इतना गंदा है, बेकार है, तो सब आते क्यों है वहां पे? जिसे देखो वहीं चला आ रहा है। या तो पाकिस्तानियों का दिमाग खराब हो गया है कि बुरी जगह जाते हैं, अच्छी जगह नहीं रहते। नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना ताज हैदर साहब। देखिए तो कितनी आबादी हमारी बढ़ गई है। इस वक्त सिंध के जो अस्पताल हैं उसमें 60% मरीज बाकी 3 सूबों से आते हैं, इसलिए कि सिंध में हम काम नहीं कर रहे। यह कोई बात है? कोई खौफ खुदा करें। ऐसे तो नहीं होता कि भाई हम आप हैं भी बुरे और फिर भी हम आपके यहाँ आएंगे। इस बल्दियाती कानून पर बात करेंगे ताज हैदर साहब? नहीं, बल्दियाती कानून पर तो बात ही नहीं कर रहा कोई। नहीं, आप करना पसंद फरमाएंगे? इसके बारे में सवाल करना। ये एतराज ऑपोजिशन जमातों को है कि उनके मुतालबात नहीं माने गए। क्या एतराज है जी? ऑपोजिशन जमातों का क्या एतराज है? प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया बल्दियाती को, और फिर ये क्यों समझ लिया जाता है कि ऑपोजिशन जमातें ही जीतेंगी? दूसरे भी हैं हम जैसे छोटे मोटे जो कुछ सीटें ले सकते हैं। जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी हमारे साथ है। जी, फिरदौस शमीम नकवी साहब, कितने दिन बाद इलेक्शन कराएंगे आप? कानून कोई प्रोटेक्शन दे रहा है लोकल बॉडीज को? फिरदौस भाई, आपको तो पीटीआई को तो नहीं कहनी चाहिए ना शफाफ इलेक्शन की बात। ठीक है, आपको भी नहीं कहनी चाहिए जो कुछ आप सिंध के अंदर करते रहे। देखिए, अगर 78,471 फॉर्म 45 में सिर्फ 128 दस्तखतों पोलिंग एजेंट के करते रहे। अब आप सुन लीजिए, आपने कहा कराची क्यों आते? इसलिए आते कि कराची में नौकरियां मिलती है। कराची में नौकरियां क्यों मिलती है? इसलिए पाकिस्तान की वाहिद फंक्शनल 2 बंदरगाह कराची में, और यहाँ से एक्सपोर्ट का कारोबार होता है। कराची में क्यों आते? बिजनेस कम्युनिटी वाइब्रेंट है। अंदरूनी सिंध क्यों नहीं जाते? सक्कर में क्यों नहीं जाते? हैदराबाद और नवाबशहर क्यों नहीं जाते अगर इतनी फंक्शनल है? नहीं, खराब। कराची की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जो आपकी अगर सिंध की हुकूमत इतनी अच्छी होती तो पूरे सिंध के हर इंडस्ट्री लगती।
ये जियोग्राफिकल सिचुएशन का फायदा है जिसकी वजह से और लोग कहिए, गालियां मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। और कहिए, ताज हैदर मैं साहब, क्या आप कहूं, तो आप आपके आप देखिए, इस छोड़ो पर ना, राज ये भाई, क्या है? आप इस पर गुफ्तगू करना आपको चाहेंगे भाई या नहीं कहते करना हैं, चाहेंगे, ये क्योंकि कहता हूं, लग मैं नहीं नहीं रहा करना कि आप चाहूंगा। मेरा Thank you आपका very ताल्लुक much। है और मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन ठीक। ये तरीका कार नहीं है जो लहजा जो आपने इख्तियार किया। वो- ताज हैदर साहब, आप साथ मौजूद हैं? बेटे कोई गंद ताज हैदर साहब, आप मौजूद हैं साथ? ताज हैदर साहब वो चले गए हैं और आप लोग सुन भी रहे थे कि वो बिल्कुल भी उनका मूड नहीं था डिस्कशन करने का, और बल्दियाती कानून से मुतालिक तो उन्हें कह दिया कि इसके ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। खेलदास साहब, आप लोगों के एतराज़ात हैं बल्दियाती कानून पर, या अभी भी मुशावरत के बाद ही कोई फैसला सामने आएगा कि हमने एहतजाज करना है या पीपल्स पार्टी का साथ दे? देखिए, हम मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ, और हम ये भी चाहते हैं कि सूबे के जो बेहतरी है उसमें यह है कि बातचीत के ज़रिए कानून बनाना चाहिए। पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि ये कानून बिल्डोज किया गया है। अगर ये बिल्डोज किया गया है तो मुझे बताएं, 31 कानून नेशनल असेंबली में बनाए गए, उसको क्या बिल्डोजर कहा जाता है? तो ये डबल स्टैंडर्ड ना करें। अगर आपको इस शहर के अवाम के मसाइल का फिक्र है, अगर आपको सूबे के अवाम के मसाइल का फिक्र है, तो आप एक तरीक़ाकार मौजूद है। मगर मैं समझता हूं कि हम ये चाहते हैं कि इस सूबे की बेहतरी के लिए बल्दियाती जो निज़ाम है उसको एम्पावर किया जाए, ना उनको वसाइल फराम किए जाएं। ये नहीं हो सकता कि खैरपुर की जो अस्पताल है वो सिंध हुकूमत चीफ मिनिस्टर चलाता रहे एमएस के थ्रू, और बल्दियाती निज़ाम के अंदर में ना हो। तो और जिना अस्पताल भी अपने अंडर रखे जाएं, और जो सफाई वेस्ट सालत में मैनेजमेंट है वो भी चीफ मिनिस्टर चलाता रहे, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी चीफ मिनिस्टर चलाता रहे। चीफ मिनिस्टर को ये देखे तीन टियर है, वफाक से सूबे को आता है, सूबा निचली की सतह पे ये इख्तियारात दे, तभी जाके मामलात हल होंगे, तभी जाके एतराज़ात ख़त्म होंगे। हम ये चाहते हैं कि इनको बल्दियाती निज़ाम यूसी लेवल तक इनको जो है इख्तियारात दिए जाएं, फंड्स दिए जाएं, और जो उनके बोझ है मुलाजमीन का, उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही है या वो उससे ज़्यादा है फंडिंग से, तो इसके लेकिन अब तो कानून, खेलदार साहब, अब तो कानून बन चुका है ना, अब तो कानून बन गया और उसके मुताबिक ही इलेक्शन होगा। कानून में अमेंडमेंट हो सकती है आयशा, कानून में अमेंडमेंट अभी भी आ सकती नहीं, है। क्या इससे पहले कानून की मंजूरी से पहले आप लोगों से मुस्लिम लीग नून से तजावीज़ तलब की गई थी या बातचीत की गई थी? नहीं, हमें लेटर भेजा गया था कि आप हमें जो है तजावीज़ दें, मगर जिस तरह प्रैक्टिकली किया जाता है कोशिश, वो पीपल्स पार्टी की तरह सीरियस संजीदा कोशिश नहीं की गई थी। और मैं समझता हूँ अब वो हमारे पास आए हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, और अभी भी वक्त है। उन्होंने खुद भी कहा है कि अमेंडमेंट आप दें तो हम उसमें अमेंडमेंट शामिल करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे। तो मैं समझता हूं कि इस सूबे के लिए हम लड़ाई के बजाय, हम नस्ली लसानी सियासत के बजाय हम प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ें। कोई इसमें कोई किसी कौमी ज़बान और इसका गुंजाइश नहीं है। हम इस स्टेज तक ना जाएं, ऐसी बातें ना करें जिससे इस सूबे को, क्योंकि सबको इधर रहना है, ये सारे जो भी लोग बसते हैं, किसी भी ज़बान बोलने वाला, वो सारे सूबे में रहते हैं, और हमें प्यार मोहब्बत से रहना है। ये पॉलिटिक्स बंद कर दें, इससे इनका वोट बैंक नहीं बढ़ेगा, इससे मुल्क को नुकसान होगा। ठीक है, फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप लोगों के लिए भी क्या ये वाली ऑफर थी पीपल्स पार्टी की कि आए, तजावीज़ आपसे तलब की गई थी, पूछा गया था? आयशा, ऐसे कोई बात नहीं हुई। देखिए, असेंबली में जो कानून का तरीका है वो स्टैंडिंग कमेटीज को रेफर होता है, वहां बातचीत होती है, उसके बाद स्टैंडिंग कमेटीज की रिकमेंडेशन। इन्होंने तो प्रेजेंटेशन ऑफ द बिल, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग विद इन 10 मिनट्स किया है। जहां तक केवलदास साहब है, जरा इनसे पूछिए, इनको केपी के कानून में, इस्लामाबाद के कानून में या पंजाब के कानून में आर्टिकल 140A से क्या चीज मुतसादिम नजर आई, और ये क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, खेलदा साहब वो पूछ रहे हैं कि आपको कुछ खराबी नजर आती है? आयशा, मैं तो ये एक पाकिस्तानी की हैसियत से समझता हूँ, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर को खूबसूरत बनाया, वहाँ के निज़ाम को बल्दियाती निज़ाम के जरिए हो या पंजाब गवर्नमेंट के जरिए, उस
शहर को साफ सुथरा रखा, उसकी सड़कें धुलती थी रात को। मुझे कराची वैसा बना के दिया जाए, वो मुराद अली शाह बनाए या कोई और बनाए, मुझे उसी तरह जिस तरह फैसलाबाद हो, पंजाब के बाकी शहर हो, इस्लामाबाद हो, इसी तरह सिंध की भी हम खुशहाली चाहते हैं, इसी तरह सिंध को भी हम साफ सुथरा देखना चाहते हैं। निजाम कोई भी हो, नीयत की बात है आयशा, नियत की बात है। आपने पंजाब, आपके बुलतान ने उसी पंजाब को गंदा कर दिया, उसी पंजाब के कराची को सुन लिया आपने उनका जवाब। पहले सिंध ने क्यों नहीं दी कराची शहर को बीआरटी? नवाज शरीफ साहब ने सही नहीं, वो ग्रीन बस आपने दिए, आपने क्या किया है? आप किस चीज की तख्ती लगाने गए? मुझे बताएं आपने किस चीज की तख्ती लगाई है? आप तो 3.5 साल से ग्रीन बस से करप्शन ढूंढ रहे थे, 3.5 साल से करप्शन ढूंढ रहे थे। आपने इस मंसूबे को रोका हुआ था और आपने केपीके का जब तक आपकी बीआरटी नहीं बनी तब आपने इफ्तिदा नहीं किया। अब जब इलेक्शन करीब है, आपका वजीर आजम जाने वाला है, आपने नवाज शरीफ के मंसूबे तख्ती लगा दी। आपने कौन सा मंसूबा इस शहर को दिया है? मुझे बताएं, इस शहर को, इस सूबे को आपने क्या दिया है? कर रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं हकीकत मैं बता देता हूँ अगर आयशा मुझे मौका देगी। जी फरमाइए। आप जी देखिए, जी फरमाइए। साहब आप मौका दे दें फिरदौस साहब को। मंसूबा नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया 2016 में। बकौल इनके इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट था, जो कि पूरी तौर पे नहीं था। गुरु मंदिर तक का इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट था, गुरु मंदिर के बाद का नहीं था। इस हिस्से का मंसूबे का एक हिस्सा बस लाना था, आईटी सिस्टम लाना था और स्टेशन की तज़यीन और रहाइश और ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट था। ये जो नवाज शरीफ साहब ने पैक किया था उसके लिहाज से ये सिंध हुकूमत ने करना था। सिंध हुकूमत ने 2018 तक कोई टेंडर कॉल नहीं किया और उन्होंने कोई काम नहीं किया। 2018 में गुजर गया, 2019 में हमने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि ये मंसूबा आप कुल्ली तौर पे ले लें। हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया गया। सिंध गवर्नमेंट को लिखा गया कि ये बसें भी हम ले आएंगे, आईटी सिस्टम भी ले आएंगे, क्योंकि अगर आपके बलबूते पे रहेंगे तो ये मंसूबा और डिले हो जाएगा। उसका अप्रूवल देने में सिंध गवर्नमेंट ने पूरा 1 साल लगाया और जैसे ही वो आया है हमने उसके ऊपर काम शुरू किया है। बसें भी आई हैं, आईटी सिस्टम भी बन गया और इंशाल्लाह अगर ये कहीं दिखा दे कि नवाज शरीफ ने बसें लानी थी, नवाज शरीफ ने आईटी सिस्टम लाना था, तो मुझसे आप जो कहेंगे चोर की सजा वो मेरी सजा, मेरा इस्तीफा मांगेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। केवल दास साहब दिखा दे कि अगर इस पे एक लफ्ज झूठ हो, चैलेंज के साथ सिंध के वजीरों को भी और इनको भी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी, उसके बाद हमें ब्रेक की तरफ जाना है। अभी आप ताज हैदर साहब की भी बात सुन रहे थे और डेफिनेटली ये भी मेरे जहन में था सवाल कि आप लोगों की जमात के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि आप पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन नहीं रखते हैं। पार्लियामेंट के ज़रिए कानून साजी उतनी ज़्यादा नहीं की जितने ज़्यादा ऑर्डिनेंस आ चुके हैं। पंजाब असम्बली में जो बल्दियाती कानून मंजूर किया गया वो भी ऑर्डिनेंस के ज़रिए किया गया, नाब तरमीमी बिल ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाया गया। तो जब दूसरे सूबों में यानी कि सिंध के अंदर इस तरह की सूरत हाल होती है, वो तो असम्बली के अंदर लेकर आ रहे हैं ना, सबसे बातचीत करके उसको मंजूर कर रहे हैं, वोटिंग के जरिए हो रहा है, तो फिर वो कहते हैं कि आप लोग क्यों एतराज कर रहे हैं इस बात के ऊपर? नहीं देखिए, पहली चीज हम तो 31 बिल पास हुए असेंबली के जरिए हुए, नेशनल असेंबली में। पंजाब का जो ओरिजिनल लोकल बॉडीज का बिल 2019 का था वो भी पास असेंबली से हुआ था। ये अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो डाला गया वो भी असेंबली से हुआ। बीच में सिर्फ डेट और चेंज ऑफ स्टेटस के अंदर जहां उन्होंने टाउन के कॉन्सेप्ट को खत्म करके डिस्ट्रिक्ट पे लेके गए हैं, वो जो है एक ऑर्डिनेंस के जरिए आया था। बाकी केपी में ऐसा नहीं हुआ। तो और नेशनल असेंबली में जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का कानून आया वो नेशनल असेंबली से पास हुआ, वो 31 कानून में। तो लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बहैसियत एक पार्लियामेंटेरियन के जब तक पार्लियामेंट का माहौल दुरुस्त नहीं किया जाएगा और सेर हासिल बहस नहीं की जाएगी, लेजिस्लेशन अच्छी नहीं बनेगी। और ये मैं समझता हूँ तमाम पार्टियों को अपने अंदर अपने रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा। ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन जब रहेगी तो फिर ब्रूट मेजॉरिटी के ऊपर होगा। हमें बिल पास कर दिया उन्हीं ने, वो वैसे भी कर देते, हमारे तमाम अमेंडमेंट्स को रद्द कर सकते थे मेजॉरिटी, बट हमें तो कंटेंट ऑफ द बिल से एतराज है। इसीलिए मैंने केवल दास साहब से सवाल पूछा था
कि आपको किस बात पे रहना। मैं मैं जवाब तो इस देता बात हूं, पे आयशा, एतराज करता हूँ मुझे कि मौका दे, मैं जवाब देता हूं। इम्पावर्ड किया ठीक लोकल है, गवर्नमेंट को, इम्पावर नहीं केलदार किया साहब सिर्फ। आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद हमें ब्रेक की तरफ जाना है। आयशा जी ये बात कह रहे हैं कि देखें 80% काम हमने मुकम्मल कर लिया था ग्रीन बस का। बसें बिल्कुल ये सही बात कह रहे हैं, सिंध हुकूमत को देनी थी। 2018 में जब हम गए हैं, हम इस सूरत हाल में छोड़ के गए थे, तो 3.5 साल में ये पूछता हूं, इन्होंने सिंध हुकूमत से मुआवजराई की, उनसे बसें नहीं ली, जो हमने ओनरशिप सिंध को दी वो इन्होंने नहीं ली, और 19 अरब वाला जो प्रोजेक्ट था वो 35 अरब में पहुंच गया। तो बात यह है कि आप कहते हैं कि नून लीग का कोई काम नहीं है, आप हमारे को रेंजर्स खड़ी कर देते हैं कि नून लीग के लोग यहाँ नहीं आए। कल आप कहेंगे आप नून लीग के वोटर सपोर्टर इस बसों में भी नहीं चढ़े, ये इमरान खान का मंसूबा है। तो मैं कहता हूं 3.5 साल से आप नवाज शरीफ के मंसूबों में पहले करप्शन ढूंढ रहे थे, अब उस पर तख्तियां लगा रहे हैं। तो आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको वो रिवायत रखनी चाहिए जो नवाज शरीफ साहब ने मुल्तान में गिलानी साहब को बिठा के रखी, जो एंग्रो पावर कोल पे आसिफ जरदारी को वहां पे बिठा के इफ्तिताह किया था। ये वाला पॉइंट आपका आ गया है, लेकिन बल्दियाती कानून पर नून लीग को क्या एतराज है जो मंजूर किया गया है, जो फिरदौस शमीम नकवी साहब भी आपसे पूछ रहे हैं? हमें बिल्कुल एतराज आता है। हम कहते हैं कराची सिंध का राजधानी है, सूबे पाकिस्तान का बड़ा शहर है, इसकी आबादी बढ़ती हुई आबादी है। इसमें बल्दियाती निजाम में इनको इख्तियार देना चाहिए। कराची को आप दूसरे शहर की तरह ट्रीट ना करे, मगर मेरा प्ली ये है कि हुकूमत जो है वो लाड़काना को भी खूबसूरत करे और कराची को लाहौर जैसा बनाए। तो हमें कोई एतराज नहीं है, अगर लाहौर जैसा कराची मुरादलिशा कर दे, हमें कोई एतराज नहीं है। वो डिटेल्स में जाना शायद पसंद नहीं कर रहे फिरदौस शमीम नकवी साहब। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने अगले टॉपिक की जाने बढ़ेंगे कि अगला वजारत उज़्मा का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून का कौन होगा, मरियम नवाज या फिर शहबाज शरीफ। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शो के इस हिस्से में बात करते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन के बाद वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार होंगे। क्या कहना था उनका? जी 100% यकीन है मोहम्मद ज़ुबैर साहब को कि मरियम साहिबा को रिलीफ मिल जाएगा। अब ये इतने कॉन्फिडेंट किस तरह से है, कैसे उनको इस बात का यकीन है कि रिलीफ मिल जाएगा? बहरहाल खेलदार साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी इस सेगमेंट का। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा कौन मुस्लिम लीग नून से। एक तरफ आपकी जमात के ऊपर ये भी कहा जाता है कि इसमें एक तकसीम है, और अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये कहती है कि इन दोनों बयानात के बाद वो तकसीम काफ़ी हद तक वाज़े हो गई है कि एक ग्रुप जो है वो मरियम नवाज़ के साथ है और एक ग्रुप जो है वो शहबाज शरीफ के साथ है। तो फिर कौन होगा वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नून लीग से? आयशा देखें, आज की मुस्लिम लीग नवाज जितनी मजबूत और मुनज़्ज़म और फ़ाल है, मैं समझता हूँ माजी में भी हमें मुश्किल वक्त आए थे, मुशर्रफ के आमरीत के भी, तो लोग टूटना शुरू हो गए थे। मगर आज आप देख रही हैं कि तमाम अरकान हो, सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेटर, चेयरमैन, अहदेदारान, कोई हमारे सफ़ों से कायद नवाज शरीफ को छोड़ के नहीं गया है और पार्टी को छोड़ के नहीं गया है। अब पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब हैं जो और वो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब हैं, आपको भी पता है, सबको पता है, और फैसले वो शहबाज शरीफ साहब जो भी करते हैं वो नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करके नीचे करते हैं। और शाहिद खाकान की जो आपने बात की, देखिए शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे सीनियर नायब सदर है, साबिक वज़ीर आज़म है, और कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ओहदे के बाद वो तीसरे नंबर पे उसकी पोजीशन है और वो उसकी बात में बड़ा वज़न होता है। उन्होंने आज के जो हालात हैं, आज के जो केस जो सूरत हाल है, उसके हवाले से उन्होंने जो कहा है बात, बिल्कुल मैं इसको एंडोर्स करता हूँ। मगर मैं एक बतौर पार्टी के कारकुन एक बात आगे बढ़ाता हूँ। देखें, जो नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहिबा के साथ जो ज़्यादती जुल्म जो फैसलों में की गई है, जिस तरह फैसले करके उनको नाअहली दी गई, तो मैं समझता हूँ साकिब निसार, शौकत सिद्दीकी, अरशद मलिक के बाद उन फैसलों की कोई अहमियत नहीं रहती है। पूरी दुनिया समझती है कि हम ये केसेस सारे बनाए गए हैं, झूठे केसेस हैं। हम चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज को इंसाफ मिले।
आज भी शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज के खिलाफ झूठे ऐसे इसी किस्म के केसेस बनाए जा रहे हैं कि उनका रास्ता रोकें, तो हम तो समझते हैं कि ये जो नाइंसाफी है, ये फैसले जो है ये मेरिट पे होने चाहिए। और इस पार्टी का कायद है हमारा, इस खित्ते का सीनियर लीडर है, 3 दफा का वजीर आजम है, 3 दफा का वजीर आजम रहा है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उम्मीदवार होंगे वजारत उज़्मा के लिए, क्या ये पार्टी ने डिसाइड कर लिया है या फिर ये शायद खाकान अब्बासी साहब की जाती राय है? ये मैं ये कह रहा हूं कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो भी बात करते हैं उसमें वजन है, उसकी बयान की अहमियत है। मैं ये बात नहीं मैं इसको इंडोर्स कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 3 दफा के वजीर आजम को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि वो अगर चौथी बार भी वजीर आजम बनना चाहते हैं या वो शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाना चाहते हैं, ये फैसला नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को करना है। और शहबाज शरीफ साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, कि कोई तकसीम नहीं है पार्टी के अंदर, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी क़यादत से इंसाफ नहीं होगा, तो इस मुल्क को आइन और कानून के तहत नहीं चलाया जाएगा, शफाफ इलेक्शन नहीं होगी, तो तब तक ये मुल्क डिलीवर नहीं करेगा। और हम भी मतलब हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। पहली जो आज की हमारी कोशिश है कि जो झूठे केसेस हैं सारे खत्म किए जाएं, और फिर ये पार्टी की लीडरशिप, पार्टी के कायद और सदर का फैसला है, और वो कल जो भी फैसला करते हैं वो पार्टी जो इल्जाम लगता है खेलदार साहब के मुस्लिम लीग नून में एक तकसीम है, एक ग्रुप मरियम नवाज साहिबा के साथ है, एक ग्रुप नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, आप कह रहे हैं सब कायद नवाज शरीफ के क़यादत में एक है, किसी को इस पे एतराज नहीं है। सब शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर हैं, उसकी क़यादत में हम एक हैं, कोई तकसीम नहीं है। हमारा एक ही बयानिया है, हम चाहते हैं मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाया जाए, इस मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए, इस मुल्क की मईशत जो तबाह हो गई है इस मुल्क को बचाया जाए। ये मुस्लिम लीग का बयानिया है और इस पर सब खड़े हैं, सारे मुत्तहद हैं, इसमें कोई 2 रास्ते नहीं है, 2 राय नहीं है, इसमें सब यही चाहते हैं। 2 राय 2 चैनल्स पे अभी मैंने आपको सुनवाई तो है ना कि मोहम्मद जुबैर साहब कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं होंगी, जबकि शायद खाकान अब्बासी साहब शहबाज शरीफ को कह रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपके लिए अप्रोप्रिएट वजारत उज़्मा का उम्मीदवार फिर कौन होगा? अगर नून लीग की हम बात करें, नून लीग की जानिब से शहबाज शरीफ साहब आगे आते हैं या मरियम साहिबा आगे आती है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को वैसे भी कहा जाता है कि उनकी जो लाइन है वो मुफाहिमत की है, और वो उन लोगों के लिए भी काफ़ी काबिल कबूल हैं क्योंकि वो मुफाहिमत की बात करते हैं। मेरे ख्याल से जितनी अक्लमंदी का सबूत अभी तक मरियम नवाज दे चुकी है, तो मैं उनसे बेहतर तो ऑपोजिशन किसी को समझता ही नहीं। जितने वो अभी तक अपने कारनामे दिखा चुकी हैं, जजों पे इल्जामात लगा के, कोर्टों के बाहर पत्थरों वाली गाड़ियां ले जाके, हर दफा जब उनका केस होता है ड्रामा करके, वो बाकी रहे इसे ही जो कसर है उनके शौहर पूरा कर देते। तो हमारी तो ख्वाहिश यही होगी कि मरियम नवाज हो कैंडिडेट, इससे कि उससे बेहतर ऑपोजिशन जो है, फायदेमंद ऑपोजिशन पीटीआई के लिए कोई और नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो फिर मोस्ट वेलकम। उसमें क्या है, देखिए चोर जो हैं जब तक ये कतरी खत का सहारा लेना बंद नहीं करेंगे, जैसे कि एक दफा कोई कतरी खत आया, हेलीकॉप्टर केस कतरी खत, उसके बाद हुदैबिया पेपर मिल कतरी खत, पनामा के एवनफील्ड अपार्टमेंट कतरी खत। अरे भाई कौन सा जादू वाला खत है, हर दफा चला देते हो और वैसे असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहते हो ये है वो सबूत, ये है वो मनी ट्रेल, हम एक एक पैसे का हिसाब देंगे। और फिर केवलदास जैसे लोग कहते हैं बादशाह सलामत, आप अगर भी खड़े हो जाएंगे तो हम कहेंगे बड़ा शानदार लिबास पहना हुआ है, एम्प्रेस न्यू क्लोथ वाले। ये दरबारी है, दरबारियों का काम जो है, केवलदास साहब दरबारी बन के इस वक्त सोच रहे हैं, पाकिस्तानी बन के नहीं सोच रहे। अगर पाकिस्तानी बन के सोच रहे होते तो ये कहते कि चोरों का राज इस मुल्क में नहीं आना चाहिए। जो भी हो, चाहे वो पीटीआई में हो, चाहे वो हो जो अपने कागजात मंगवा के एम्बेसडर के जरिए डिस्ट्रॉय करवा दे। एक प्राइम मिनिस्टर को सेक्रीफाइस कर दे के खत नहीं लिखोगे स्विट्जरलैंड के कोर्ट्स के, ऐसे लोगों को कंडेम करना चाहिए। हमारी मोरालिटी किधर गई, हमारी नेशनलिज्म किधर गया? हम लोग कब चाहते हैं कि हम बाकिरदार लोग हों? क्या हम हमेशा यही देखते रहेंगे कि हम मौरूसी सियासत के पीछे खड़े रहें कि नाम भुट्टो लगा होगा तो हम उसके साथ है, नाम शरीफ लगेगा तो हम उसके साथ? भाई खाकान अब्बासी भी अच्छा आदमी है, मिफ्ता इस्माइल भी अच्छा आदमी है, उनका भी कभी मौका दे दो, कभी उन लोगों के भी नाम दे लो। क्या जरूरी है कि अगर तुम्हारे नाम के साथ यही मौके पार्टी के अंदर भी दिए जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यही मौके जो हैं
आपकी पार्टी के अंदर भी दिए जाएंगे? क्या वजारत ये उज़्मा हम के लिए कोई और खुशकिस्मत उम्मीदवार हम भी हो सकता है? हम खुशकिस्मत है कि हमारी मारूसी सियासत नहीं होगी। वो हम ठीक है, इनसे लेकिन इस वक्त, क्या वजारत उज़्मा के लिए लेकिन कोई और उम्मीदवार भी हो जी सकता है? मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूरत हाल इस वक्त है हम्म, कि जब तक खान साहब सेहत के साथ है कि उन्होंने ये पार्टी बनाई भी है, हम आयशा सब लोगों को आयशा उनसे प्यार आयशा प्यार मोहब्बत अकीदत सब है। जी मैं और लेती मैं हूँ आपका समझता हूँ, कमेंट खेलदा साहब। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जब तक वो सेहतमंद है और जब तक वो इस ओहदे के ख्वाहिशमंद है, उस वक्त तक मेजॉरिटी ऑफ अस, मैं एक फाउंडर मेंबर हूँ उस पार्टी का, आई वुड लाइक टू फॉलो माय लीडर एंड वोट सपोर्ट हिम। लेकिन हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आपने फाउंडिंग मेंबर की बात की ना, तो एक और फाउंडिंग मेंबर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका भी बयान आपने सुना होगा, जस्टिस वजीहुद्दीन साहब। उन्होंने कोई बात की है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बारे में, वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद इस पर सवाल करती हूँ आपसे। ये सोच बिल्कुल गलत है कि इमरान खान कोई दयानतदार आदमी है। इमरान खान की सूरत हाल ये है कि उन्होंने साल से कभी अपना घर खुद नहीं चलाया। इब्तिदा के अंदर ये जहांगीर तरीन वाले लोग 30 लाख रुपया माहवार वहाँ दिया करते थे, अच्छा, उनका घर चलाने के लिए। फिर ये हुआ कि जी ये 30 लाख के अंदर नहीं चलेगा, 50 लाख रुपया माहवार वहाँ देना शुरू किया। जी फिरदौस शमीम नकवी साहब, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जस्टिस रिटायर्ड वजीहुद्दीन साहब ने जो बात की है। पहली चीज आयशा, पहले आप अपने फैक्ट्स दुरुस्त करिए। जस्टिस वजीहुद्दीन इज नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द पार्टी। वो तो ये क्लेम करते हैं। नहीं, वो कभी नहीं क्लेम किया। जस्टिस वजीहुद्दीन साहब को आप अभी लाइन पे ले लें, वो नहीं क्लेम करेंगे। वो एक शरीफ इंसान है, काबिल इज्जत है, मैं तो उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन वो फाउंडिंग मेंबर नहीं। दूसरी चीज, इमरान खान साहब की उम्र अब जाके क्या हो गई और वो कब से अब तक घर चलाते आ रहे। एज अ क्रिकेटर he was one of the best all-rounders and he used to earn a lot of money. ठीक है, अगर उसके बाद भी उन्होंने किताबें लिखी, उसकी भी उनको रॉयल्टी बहुत मिली। अगर वो कभी पेप्सी के इश्तिहार में आ गए तो उसकी भी उनको बड़ी रकम मिली इश्तिहार में आने की। और आज भी उस शख्स के लिए पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर लोग कमेंटेटर्स बन के अरबपति बन गए तो इमरान खान को क्या दिक्कत है? जिस पार्टी ने 106 करोड़ का हिसाब इलेक्शन का दिया है, जिसके 40,000 लोगों के डोनर्स के नाम की फहरिस्त दी है, वो क्यों उसका चेयरमैन जो है वो इतना मुफलिस नहीं है? जब उन्होंने घर बनाया था, देखिए इमरान खान को 50 मिलियन पाउंड मिलने थे जमाइमा से अगर अलहदगी होती। उन्होंने जमाइमा से कहा नॉट टेक अ पेनी। अगर वो पैसे के हरीस होते तो बेतहाशा मौके। इमरान खान के वेल्थ स्टेटमेंट में देख ले, उनके पास 300 एकड़ जमीन है, ठीक है। और मैं आपको क्या क्या बताऊंगा कि इसके अंदर उनके पास लोग उनकी तस्वीर खींचने की कितनी रकम देने को तैयार हो। बिल्कुल ऐसे ही है, हम सब जानते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आने से पहले कितने बड़े सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्समैन थे। तो फिर ये वजीहुद्दीन साहब अभी भी है, बिल्कुल वजीहुद्दीन साहब फिर इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? जी मुझे देखिए, मेरा नाम वजीहुद्दीन तो नहीं है, मेरा नाम फिरदौस तकवी है। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि जहांगीर तरीन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कब से आए? 2013 में। तो 1996 से सियासत कर रहे हैं खान साहब। 17 साल कौन खर्चा उठा रहा था? सही, ठीक है खेलदा साहब, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ क्योंकि लास्ट 2 मिनट्स हमारे पास है। नए चेयरमैन नाब के लिए जो नाम है वो इरसाल कर दिए गए हैं अब ऑपोजिशन की जानिब से। ऑपोजिशन यानी कि आपकी जमात के अंदर या बाकी जमातों के साथ इत्तेफाक हो गया है किसी एक नाम के ऊपर कि किसको चेयरमैन नाब बनाना है? आयशा मैं आता हूं, मगर आपने टाइम ज़्यादा दिया है मेरे दोस्त शमीम साहब को। मैं ये चाह रहा हूं, जो इन्होंने सवाल उठाए, पहली बात यह है कि इन्होंने उंगली वाला एम्पायर रखा और इमरान खान ने, और आसिफ सईद कोसा से फैसला कराया गया नवाज शरीफ साहब को क्रीज से निकालने के लिए, अपनी क्रीज में आने के लिए, इक्तदार की कुर्सी लेने के लिए। मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ केसेस किए गए,
और 3.5 साल से शहबाज शरीफ साहब का रास्ता रोक रहे हैं। वो आज भी इमरान खान की ख्वाहिश है कि मैं शहबाज शरीफ को, हमजा को दोबारा जेल में डाल दूं। तो ये इस तरह इनको एम्पायर चाहिए। और दूसरी बात ये है, जो आप बात वजीरुद्दीन की कह रहे हैं, वो देखें पीटीआई के सफ़ों में से है। वो जो बात कर रहे हैं उसकी बात में वजन है। और इसके साथ अकबर एस बाबर, जिसने जो फॉरेन फंडिंग केस में, वो भी इनकी पार्टी का है। तो मगर मुझे ये बताएं, इतनी करप्शन, इतनी जो इन्होंने आटे और चीनी में सब जो दोस्तों ने इन पे खर्चा किया उसको नवाजा गया, फिर भी ये कहते हैं बंदा ईमानदार है। भाई कैसे ईमानदार है? ना आप कभी पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया, ना कोई एयर टिकट ली, ना कोई होटल बुक करवाया। सारे पैसे इनके दोस्तों ने दिए, जो आज हमसे, पाकिस्तानी कौम से आटे, चीनी, पेट्रोल और अद्वियात में करके स्कैंडल में निकाल रहे हैं। और ये जितनी करप्शन हो रही है, उस सेलिब्रिटी भी तो थे ना खेलदा साहब, और सेलिब्रिटीज को आपको पता है स्पॉन्सर्ड चीजें भी मिलती हैं उनको, बड़े बड़े उनको ब्रांड स्पॉन्सर करते हैं। ठहरते थे कराची में, आरिफ अलवी के घर ठहरते थे, इमरान इस्माइल के घर ठहरते थे, मेरे घर ठहरते थे। भाई लंदन के टूर, अमेरिका के टूर सारे, या नील मुसरत कौन है? ये टिकटें जो फर्स्ट क्लास बिजनेस इस्तेमाल करते थे, ये बड़े इनकी अयाशियां चल रही थी बनी गाला में। ये एहतमाम कौन करता था? ये वही दोस्त हैं जो आज निकाल रहे हैं। कोई रिंग रोड में निकाल रहा है, कोई किसी चीनी में, आटे में, चीनी में, सब निकाल रहे हैं ना। खेलदा साहब लास्ट मिनट है हमारे पास। खेलदा साहब लास्ट मिनट है, ये बता दीजिए कि चेयरमैन नैब के लिए नाम जो है वो फाइनल हो गया है, क्योंकि समरी तो इरसाल कर दी गई है ना अपोजिशन की जानिब से और बाकी जमातों की जानिब से। देखिए, मुझे उसकी मालूमात नहीं है। अगर कोई अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को कोई खत मौसूल होगा, उसने जवाब दिया होगा। मगर ये देखें, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अपनी न्याजी नेब गठजोड़ हो या FIA को जिस तरह इस्तेमाल कर रहा है हमारी लीडरशिप के खिलाफ, हमारी लीडरशिप को लगा सियासी, ठीक है, इसके ऊपर अलग से एक प्रोग्राम जो है हम रख लेंगे खेलदा साहब, उसके ऊपर सारा आपका जो मौक़िफ़ है वो ले लेंगे। वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया है। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे प्रोग्राम क्लैश में। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।